रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग को 69 दिन हो गए, लेकिन मारियोपोल में रूसी सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। युद्ध की शुरुआत से ही रूसी मिसाइलों और टैंकों के गोलों की मार झेल रहा मारियोपोल अब भी जंग की आग में झुलस रहा है। हालांकि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा कई दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन वहां के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पास लड़ाई जारी है। बताया गया कि अब भी स्टील प्लांट में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूस की सेना ने एक बार फिर स्टील प्लांट पर जोरदार हमला बोल दिया। इसके लिए उन्होंने अपने खतरनाक ग्रैड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कई रॉकेट दाग दिए। रूसी सेना के हमले के बाद स्टील प्लांट के कई हिस्सों से धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रूस के सैनिकों ने कई और रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दागे। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा मारियोपोल शहर थर्रा उठा। रॉकेट के धमाके रह रहकर शहर में सुनाई देते रहे। बताया गया कि रूसी सेना के इन भीषण हमलों के बीच ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे कुछ नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वहां छुपे यूक्रेन के सैनिक बाहर नहीं निकले, जिन्हें हथियार डाल देने के लिए करीब 2 हफ्ते पहले ही रूसी सेना की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी थी। जब उन्होंने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, लेकिन शहर से खदेड़े गए यूक्रेन के सैनिक भागकर स्टील प्लांट में छिप गए। बस उसके बाद से ही रूसी सेना और उनके साथ मिलकर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को घेर लिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तो यूक्रेन के सैनिकों को साफ चेतावनी दे दी थी कि वो हथियार डाल दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने वहां मोर्चा संभाले रखा। साथ ही ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश भी की कि रूस की सेना और चेचन लड़ाके स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जबकि रूस ने उन पर पलटवार करते हुए यह कह दिया था कि यूक्रेन के सैनिक ही अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब रूस की सेना की कोशिश अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह कंट्रोल करने की है, ताकि वो पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर सके। इस बीच रूस ने अपने बेहद आधुनिक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का दम दिखाया। रूस की सेना ने उस इलाके का एक वीडियो भी जारी किया जहां इस सिस्टम को तैनात किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि रूसी सेना का एक शक्तिशाली रडार स्टेशन और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात किया गया। जिस जगह पर रूस के बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया, वहां कुछ रूसी सैनिक भी हथियारों के साथ दिखाई दिए। 2 सैनिक तो कंधे पर रखकर वार करने वाले रॉकेट लॉन्चर के साथ पूरी मुस्तैदी से वहां खड़े नजर आए। इसके बाद एक सैनिक उस बख्तरबंद गाड़ी में घुस गया जिसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को फिट किया गया, और फिर यह दिखाया गया कि रडार की सीमा में आए किसी लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल को कैसे पल भर में ढेर कर दिया जाता है। रडार से कमांड मिलते ही गाड़ी के अंदर बैठे सैनिक ने बटन दबाया और एक मिसाइल तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। बताया गया कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया और वहीं पर एक बार फिर इसकी ताकत को परखा गया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इसका वीडियो जारी करके एक तरह की चेतावनी भी दे दी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है, जो आसानी से मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर लेता है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद यह ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें तबाह कर देता है। उधर रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह वाले शहर ओदेसा पर हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ओदेसा में मिसाइल से हमला करके एक रिहायशी इमारत को धराशायी कर दिया। बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसके बेसमेंट में 5 लोग छिपे हुए थे, जो मिसाइल से हुए हमले की चपेट में आ गए। ओदेसा प्रशासन ने बताया कि धमाके की चपेट में आने से एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। मिसाइल का हमला कितना भयानक था, इसे इमारत की हालत को देखकर समझा जा सकता है। बड़ी सी इमारत का बीच का एक हिस्सा पूरी तरह से मलबे में बदला दिखाई दिया। धमाके के बाद वहां आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मिसाइल हमला इतना भीषण था कि उसने आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें इमारत के बगल में ही बना एक चर्च भी शामिल रहा। यूक्रेन के मुताबिक मिसाइल से हुए धमाके के असर से चर्च की छत ध्वस्त हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी इमारत को हुआ जिससे मिसाइल सीधे टकराई, जिसके बाद इमारत के एक बड़े हिस्से के परखचे तो उड़ ही गए, वहां भीषण आग भी लग गई।
हमले की खबर पाकर वहां पहुंची राहत बचाव की टीम ने बिल्डिंग के धराशायी हो चुके हिस्से में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। पाइप से पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं। कोशिश यही रही कि बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों में पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी जाए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही आग ने इमारत के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कई घंटों की कोशिश के बाद राहत बचाव की टीम ने वहां लगी आग को बुझा दिया। लेकिन इमारत पर किया गया मिसाइल हमला ओडेसा में किया गया अकेला हमला नहीं था, बल्कि रूसी सेना ने वहां एक ही दिन में 3 जगहों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें ओडेसा के पश्चिम में पड़ने वाली नीस्तर नदी पर बना एक पुल भी शामिल है। बताया गया कि काला सागर में जाकर गिरने वाली इस नदी पर बने पुल को हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा, जो कि यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये पुल ओडेसा के पश्चिम के इलाकों को रेलवे और हाईवे। वीडियो के एक हिस्से में एक बड़े मैदान में झपकते ही आसमान में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ गईं। बताया गया कि ये क्रूज मिसाइलें बेहद ताकतवर हैं, जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह कर देती हैं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। उधर पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी और रूस के खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 34 जेलेंस्की की सेना पर आफत बनकर टूट पड़े, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक सुखोई 24 लड़ाकू विमान यूक्रेन की सीमा में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर बम बरसाता दिखाई दिया। इस विमान से गिराए गए बमों के फटते ही वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए और वहां से धूल और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, बमों से तबाही मचाने के बाद रूस का फाइटर जेट शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा, जिसका मकसद हमले के वक्त दुश्मन की ओर से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को चकमा देना होता है, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और ऐसे में विमान से छोड़े गए आग के ये शोले उसे मिसाइल का निशाना बनने से बचा लेते हैं। वहीं यूक्रेन को तुर्की से मिले लड़ाकू ड्रोन रूसी सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं। यूक्रेन ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायख्ताश TB2 से हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इन ड्रोन की मदद से सटीक निशाना साधकर दागी गई मिसाइलें रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करती दिखाई दी। दावा है कि ये ड्रोन अब तक रूस के कई टैंकों को तबाह कर चुका है और सिर्फ जमीनी जंग में ही नहीं, काला सागर में भी ये ड्रोन यूक्रेन का खेवनहार साबित हो रहा है। एक दिन पहले इसी ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने काला सागर में गश्त लगा रही रूस की 2 जंगी नावों पर हमला किया था और अपने सटीक निशाने से उन्हें ध्वस्त कर समंदर में डुबो दिया था। यही वजह है कि जंग की शुरुआत से ही तुर्की के इन बायख्ताश TB2 ड्रोन की यूक्रेन में भारी मांग है, क्योंकि इनका निशाना तो सटीक है, इसके साथ ही ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं और 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। यही नहीं, ये ड्रोन 150 किलो का वजन उठा सकते हैं और चाहे दिन हो या रात, हर वक्त दुश्मन के ठिकानों को लेजर गाइडेड मिसाइलों के जरिए निशाना बना सकते हैं। दावा है कि पिछले दिनों यूक्रेन ने इसी ड्रोन की मदद से रूस की सीमा में 150 किलोमीटर तक अंदर घुसकर ब्रयांस्क शहर में तेल डिपो तबाह किए थे। ये रूसी जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के बेहद करीब देखा गया और दावा किया गया कि जहां ये रूसी जहाज देखा गया वहां अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेस और रणनीतिक तौर पर अहम एयरपोर्ट मौजूद है। और अमेरिकी मीडिया ने यह दावा इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके की निगरानी करने वाली अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के हवाले से किया। अमेरिका के समुद्र में यह रूसी जहाज ऐसे वक्त में नजर आया जब हाल के दिनों में रूस की ओर से कई बार युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा चुकी है। इसीलिए रूसी जहाज की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही अमेरिकी सेना को भी अलर्ट कर दिया गया और खबर है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इन सवालों का जवाब तलाशने में जुट गईं कि ये जहाज वहां किस मकसद से पहुंचा और उसमें मौजूद लोगों की किन से बात हो रही है। इसका पता लगने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस रूसी जहाज का अमेरिका के समुद्र के पास पहुंचना कहीं किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हवाई के पास समुद्र में जिस जगह रूसी जहाज दिखा वो इलाका किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और अपने जहाजों को अमेरिका के समुद्र के पास भेजना रूस का कोई नया पैतरा भी नहीं, क्योंकि इससे पहले मई 2021 में भी एक रूसी जहाज हवाई राज्य में अमेरिकी नौसेना के बेस के पास पहुंच गया था, जबकि उसी साल जून में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान भी रूसी नौसेना के कई जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के समुद्री तट के काफी करीब से होकर गुजरे थे। इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका को सेमीकंडक्टर चिप की कमी होने से आधुनिक हथियारों के लाले पड़ गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध है।
क्योंकि इन दो देशों से अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में चिप की सप्लाई होती थी। ये ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, फ्रिज, कार, लड़ाकू विमान और मिसाइल तक बनाने में होता है। और यही वजह है कि इसकी कमी से अमेरिका परेशान हो उठा। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि रूस के साथ चल रही जंग में अमेरिका यूक्रेन को 5,500 से ज्यादा जैवलिन मिसाइलें भेज चुका है, जो उसकी पूरी संख्या का 1/3 है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इतनी बड़ी संख्या को भरने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। असल में सवाल जैवलिन मिसाइल का नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप का है, क्योंकि एक जैवलिन मिसाइल बनाने में 200 से ज्यादा चिप की जरूरत पड़ती है और जंग की वजह से इस वक्त अमेरिका में चिप की भारी कमी है। यानी एक तरफ तो बाइडन दोनों हाथों से हथियार लुटा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस चक्कर में खुद के लाले पड़ गए हैं, जिसकी वजह है वो चिप जो उन हथियारों की जान है। मतलब ये नहीं तो कुछ नहीं। लिहाजा इसकी कमी का मुद्दा अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि चिप नहीं होगी तो न जैवलिन मिसाइल बनेगी और न ही लड़ाकू विमान उड़ पाएंगे। और इस कमी की वजह है रूस और यूक्रेन की जंग। चीन और ताइवान के अलावा ये वो दो मुल्क हैं जहां से चिप की सप्लाई पर दुनिया के कई देश निर्भर हैं। और इसीलिए अमेरिका ने अपने यहां चिप निर्माण को बढ़ावा देने और उसकी कमी दूर करने के लिए एक नया कानून तैयार किया, जिसके तहत सेमीकंडक्टर चिप तैयार करने के लिए अपनी कंपनियों को करीब 52,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों के हिसाब से की भारी भरकम सब्सिडी देगा। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में किया जाता है। और मौजूदा समय में हाईटेक कारें, मिसाइलें और लड़ाकू विमान बनाना सेमीकंडक्टर चिप के बिना संभव ही नहीं। खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपनी सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को एक प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि अमेरिका के इस प्रस्ताव पर चीन के पड़ोसी देशों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। उधर यूक्रेन की फौज ने रूस के हथियारों के एक डिपो को तबाह कर दिया। हालांकि यह हमला कहां किया गया यह पता नहीं चला, लेकिन यूक्रेन के इस जबरदस्त हमले की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ हरियाली के बीच मौजूद रूसी हथियारों के इस डिपो में अचानक बमों की बरसात होती नजर आई। एक के बाद एक कई रूसी हथियार आग के गोले में तब्दील हो गए। फिर देखते ही देखते मंजर पूरी तरह बदल गया और पूरा का पूरा रूसी हथियारों का वो डिपो लपटों से गिर गया। वहां बड़ी मात्रा में हथियार रखे थे, तो आग भी जल्दी सुलग गई। हमला इतना जबरदस्त था कि उस डिपो के अंदर रखा सामान आग से घिरने के बाद तेजी से बाहर की तरफ छिटकना शुरू हो गया। यानी अगर कोई उसकी चपेट में आ जाता तो बेहद घातक साबित हो सकता था। इस हमले के बाद उस इलाके में धुएं का गुबार छा गया और रूस की सेना को इससे काफी नुकसान पहुंचा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने सभी मोर्चों पर रूसी सेना को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से पुतिन की सेना को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन जंग जीतने के लिए अपनी सेना के 65% जवानों को मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि रूसी सेना की 120 टुकड़ियों में 25% अब युद्ध के काबिल नहीं रही। यानी यूक्रेन जंग की शुरुआत से रूस अपनी करीब 1/4 सेना को खो चुका है, जो उसके लिए बड़े झटके से कम नहीं। ब्रिटेन की तरफ से इन बातों की जानकारी ऐसे वक्त में दी गई जब खबर है कि पुतिन ने युद्ध की कमान अब सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली है। रूस की सेना पर यूक्रेन ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि रूसी फौज को किस इलाके में अपने निशाने पर लिया गया यह पता नहीं चल पाया, लेकिन एयर स्ट्राइक की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन की सेना ने आसमान से रूसी फौज के कुछ हथियारों और टैंकों पर हमला कर दिया। रूस की सेना के वो टैंक एक जगह पर खड़े थे जिन पर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। इस हमले में रूस के वो टैंक और हथियार तबाह हो गए जो जंग में उसके काम आ रहे थे। बाद में उनसे भारी मात्रा में धुआं उठता नजर आया। वहां जितने भी हथियार दिखे उन सबका यही हश्र रूस को पस्त करने के लिए यूक्रेन की सेना ने किया। उधर ब्रिटेन के मीडिया में एक हैरान करने वाला दावा किया गया। दावा यह है कि अगर यूक्रेन की जंग में रूस की हार हुई तो रूस में तख्ता पलट हो सकता है, यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या तक की जा सकती है। और दावा यहां तक है कि रूस की फौज के कुछ सीनियर अफसर पहले ही पुतिन के खिलाफ प्लान बनाने में जुटे हैं। खबर है कि ये अफसर पुतिन से बेहद नाराज हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन को ये अफसर पुतिन की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। सेना के अधिकारियों का ये धड़ा कभी भी रूस में कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। दावा है कि पुतिन को भी इस तरह की योजनाओं की खबर पहले से है, इसीलिए वो अपनी ही फौज के कुछ अफसरों को पहले ही जेल में भी डाल चुके हैं। खबर है कि गुमराह करने का आरोप लगाकर करीब 150 अफसरों को जेल में डाला जा चुका है।
लेकिन दावा यह कि असली कहानी गुमराह करने की नहीं है, बल्कि असली कहानी तो यह है कि कोशिशें रूस में तख्ता पलट की हो रही थीं, जिसके बाद पुतिन एक्शन में आए और इससे जुड़े सभी लोगों पर कार्रवाई की कोशिश की। लेकिन ब्रिटेन के कुछ अखबारों का दावा है कि रूस की फौज के ऐसे बहुत से अधिकारी अब भी आजाद हैं। फौज में ऊंचे पदों पर बैठे ये अधिकारी यूक्रेन ऑपरेशन से बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन ऑपरेशन को पुतिन ने ठीक से नहीं संभाला। खासतौर पर कीव में यूक्रेन से मिली हार के बाद रूस की फौज का एक बहुत बड़ा धड़ा पुतिन के विरोध में खड़ा हो गया। माना जा रहा है कि अगर जंग का नतीजा रूस के पक्ष में नहीं निकला तो ये लोग पुतिन की हत्या तक कर सकते हैं। मतलब ये कि पुतिन अपने ही देश में असुरक्षित है। उनके सामने ये केवल रणनीतिक जंग नहीं है, बल्कि उनके वजूद की जंग बन गई है।